जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हमारे आदर्श से अभ्यास प्रश्न तथा पाठ का सारांश लेकर के आया हूं। आज का हमारा पाठ है 5। पाठ का नाम है समुद्रगुप्त। तो पहले इसके अभ्यास प्रश्न को, अब इसके पहले पाठ के सारांश को देखते हैं, फिर उसके बाद अभ्यास प्रश्न देखेंगे। समुद्रगुप्त का जन्म गुप्त वंश में हुआ था। इनके पिता सम्राट चंद्रगुप्त ने ही गुप्त वंश की नींव डाली। ये अपने पिता के सबसे छोटे पुत्र थे। इनकी वीरता और योग्यता को देखकर इनके पिता ने इनको ही अपना उत्तराधिकारी बनाया और इनसे दिग्विजय करने की प्रतिज्ञा भी करवाई। सन 335 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठते ही इन्होंने उत्तरी भारत के राजाओं को हराकर उनके राज्य अपने राज्य में मिलाए और पूर्व में अपने राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत कर दी। नेपाल से नर्मदा तट तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक इनका राज्य था। काबुल, तुर्किस्तान आदि देशों के राजाओं ने भी इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। उसके पश्चात उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ को वही राजा कर सकता था जो दिग्विजयी हो। समुद्रगुप्त एक हिंदू राजा होते हुए भी अन्य धर्मों का सम्मान करते थे। उनका दरबार विद्वानों, गायकों, कवियों आदि से हमेशा भरा रहता था। उनके दरबार के मुख्य कवि हरिसेन थे। वे स्वयं नाटककार थे और उनके नाटक दरबार में खेले जाते थे। समुद्रगुप्त की वीरता और उनके साहसपूर्ण कार्यों के कारण इतिहास के विद्वान उनकी तुलना सिकंदर और नेपोलियन से करते हैं। उन्होंने भारत में गुप्त राज्य का बहुत विस्तार किया, जिसके कारण उनके पुत्र विक्रमादित्य को गुप्त राज्य को और अधिक वैभवशाली बनाने में सरलता हुई। 45 वर्ष शासन करने के बाद सन 380 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अभ्यास प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त कौन था? आंसर देख लीजिए। समुद्रगुप्त मगध के सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। वह अपने पिता के निधन के बाद मगध का सम्राट बना। समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? समस्त भारत भूमि को एकता के सूत्र में बांधकर उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र का स्वरूप प्रदान करना ही समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। समुद्रगुप्त की विजय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर, समुद्रगुप्त ने सबसे पहले उत्तर भारत के राजाओं को हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे उसने पूर्व में बंगाल तक अपना राज्य फैलाया। पूर्वी तट के द्वीपों पर आक्रमण के लिए उसने नौसेना का गठन किया। उसने दक्षिण राज्यों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। पल्लव राजा को छोड़कर सभी ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंत में पल्लव राजा विष्णुगोप को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। सीमांत प्रदेश के 5 तथा 9 अन्य गणराज्यों ने चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात आर्यव्रत, विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत और कलिंग से लगे जंगली प्रदेशों के 18 अटवी शासकों को भी समुद्रगुप्त ने परास्त किया। इस प्रकार लगभग संपूर्ण भारत पर उसका अधिकार हो गया। चौथा प्रश्न, अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं? इस अवसर पर समुद्रगुप्त को क्या उपाधि दी गई थी? आंसर, समुद्रगुप्त ने लगभग समस्त भारत पर विजय पताका फहराने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय हिंदू राजाओं में यह प्रथा थी कि जब कोई सम्राट दिग्विजय करता तभी वह यह यज्ञ किया करता था। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और सेना उसके पीछे चलती थी। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता था तो राजा उससे युद्ध करता था, अन्यथा जब घोड़ा विभिन्न राज्यों की सीमाओं से होकर वापस आता था तब यह यज्ञ पूर्ण माना जाता था और राजा दिग्विजयी समझा जाता था। समुद्रगुप्त ने यह यज्ञ बड़ी धूमधाम से किया और उसे महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर, समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में किसी भी क्षेत्र में न अशांति हुई और न किसी ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किया। वह प्रजा की समस्याओं के निराकरण के लिए
के प्रति सदैव सचेत रहता था। उस समय उत्तर भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। वह शासन संचालन में सद्व्यवहार, न्याय, समता और लोक कल्याण पर अधिक ध्यान देता था। उस समय खेती और व्यापार उन्नत दशा में थे। नहरों और मार्गों का जाल सा बिछा था। भारत भूमि धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। छठा प्रश्न, हरिसेन कौन था? आंसर, हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री और उच्च कोटि का कवि था। तो इस तरह से वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और भी पार्ट का वीडियो देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।